बुद्धि बड़ी या पैसा। किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर ही दुनिया चलती है। पैसा फेंक तमाशा देख, यह कहावत झूठ नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसीलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहूँ तो अभी रुपयों की सड़क तैयार करवा दूँ। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवा कर फेंकवा दूँ। पैसे के ही बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त सेना है। उसके द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूँ। राजा सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा है। राजा सिर से लेकर पैर तक पैसों के मद में डूबा था। परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमान थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण ही राजा के सब कामकाज ढंग से चलते थे। रानी का मानना था कि दुनिया पैसों के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते चलती है, लेकिन राजा के सामने साफ साफ कहने में संकोच करती थी। एक दिन राजा ने रानी से पूछा कि रानी सच बताओ, पैसा बड़ा है कि बुद्धि बड़ी है? अब रानी यह सुनकर असमंजस में पड़ गई। वह जानती थी कि सत्य का मुख हमेशा रूखा होता है और राजा के मन में तो केवल पैसों का ही मोल है, लेकिन कुछ उत्तर तो देना ही था। वह बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को ही बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि न हो तो सब खजाने यूं ही लूट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को अपने राज्य के बाहर एक मकान में रखवा दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर साथ में भेज दिए, पर खर्च के लिए न तो 1 रुपया पैसा दिया और न ही कोई सामान। रानी के शरीर पर जो भी जेवर थे वो भी उतरवा लिए। रानी ने भी मन ही मन ठान लिया कि एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। नए मकान में पहुंचकर रानी ने पहले नौकर द्वारा कुम्हार के आवे से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ऊपर अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को राज्य के धन्नू सेठ के घर ले जाओ और कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है और 10,000 रुपये मंगाए हैं। कुछ ही दिनों में तुम्हारा रुपया सूद के साथ लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस ले ली जाएगी। नौकर सेठ के घर पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मुहर देखकर सेठ समझा कि इसमें ज़रूर कोई कीमती जेवरात ही होंगे और उसने चुपचाप 10,000 रुपये दे दिए। रुपए लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए और खुद भी व्यापार की देखरेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में व्यापार के मुनाफे से इतना पैसा जोड़ लिया कि सेठ का रुपया चुकाने के बाद भी काफ़ी पैसा बच गया। इन पैसों से रानी ने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला और अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। राज्य के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहाँ अच्छी खासी रौनक रहने लगी। उधर रानी के चले जाने से राजा बिल्कुल अकेला पड़ गया था। रानी थी तब वो मौके के कामों को संभाले रहती थी, राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने गलने नहीं पाती थी, पर अब उसके चले जाने से धूर्तों की बात बन गई थी। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। भ्रष्टाचार बढ़ गया। नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। दरबार के स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प जाते। अब नौकरों का वेतन चुकाना भी मुश्किल हो गया था। राज्य की ऐसी दशा देखकर राजा घबरा गया। वह अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय राज्य के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी एक आंख आपके यहाँ 2,000 में गिरवी रखी थी। अब मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं, तो आप अपने पैसे लेकर मुझे मेरी आंख वापस दे दीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वाँख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास अपनी आंख गिरवी रखी थी, अब आप ही मेरी आंख वापस दे।
आप राजा हैं, जब आप ही इंसाफ नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? अगर आपने मेरी आँख वापस न दी तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपये देकर उस ठग को विदा किया। कुछ दूर आगे जाकर एक कनकटा आदमी सामने आकर खड़ा हो गया। पहले ठग के समान ही वह भी कहने लगा, महाराज, मेरा एक कान आपके पास गिरवी रखा हुआ है, रुपए लेकर मेरा कान वापस कीजिए। राजा ने उसे भी पैसे देकर विदा किया। इसी प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से पैसे ऐंठ कर चले गए। राजा जो कुछ भी रुपए पैसे साथ लाया था वो तो ठगों ने ही लूट लिया। वह खाली हाथ ही कुमारी चौबाला के देश पहुंचा। कुमारी चौबाला उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार उसके जेल में पड़े थे। मुसीबत का मारा राजा साहब भी उसी देश आ पहुंचा। राजकुमारी की सुंदरता की खबर जब उसके कानों में पड़ी तो उसकी इच्छा राजकुमारी से विवाह की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत राजकुमारी को खबर कर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की वहाँ पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थी और अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल से बुलावा आ गया। जुआ शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार उन्हें जेल भेज दिया गया। राज्य के बिगड़े हालात और राजा का राज्य को छोड़कर चले जाने की खबर जब रानी को हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने वह भी परदेश निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर से आ गए। सबसे पहले वही काना आया और कहने लगा, महारानी जी, आपके पास मेरी एक आँख 2,000 में गिरवी पड़ी है। आप अपने पैसे वापस लेकर मुझे मेरी आँख वापस कर दीजिए। यह सुनकर रानी बोली, ठीक है, मेरे पास बहुत लोगों की आंखें गिरवी पड़ी हैं, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आँख निकाल कर मुझे दो, उसके बराबर जो आँख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। यह सुनकर ठग डर गया, हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। बोला, सरकार, मुझे आँख वाँख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी से आँख निकाल कर मुझे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा लूँगी। अंत में ठग ने विनती करके 4,000 रुपये देकर अपनी जान बचाई। यही हाल कनकटे का भी हुआ। जब उसने देखा कि रानी के सिपाही उसका दूसरा कान काटने वाले हैं तो उसने भी 4,000 रुपये देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चौबाला के देश जा पहुंची। राजा के जेल जाने की खबर सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि राजकुमारी किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष वेश बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कुछ ही समय में बुलावा भी आ गया। पुरुष वेश में रानी जब कुमारी चौबाला के महल पहुंची तो उन्हें देखकर चौबाला का मन जाने क्यों डरने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि मैं इस राजकुमार से जीत न सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। राजकुमारी चौबाला खेलते समय एक बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि राजकुमारी का दांव जब भी ठीक नहीं पड़ता और उसे लगता कि वो अब हार रही है, तब उस बिल्ली के सिर हिलाने की वजह से दीपक की ज्योति भी डगमगाने लगती। इसी बीच वह अपना पासा बदल देती। रानी यह बात पहले से सुन चुकी थी। उसने बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छुपा लिया था। चौसर खेलते खेलते जब राजकुमारी हारने लगी तो उसने बिल्ली को इशारा किया, पर रानी तो पहले से ही सजग थी। उसने इशारा करने से पहले ही चूहे को अपने कुर्ते की बाह से निकालकर बाहर कर दिया। अब बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई।
राजकुमारी चौबाला के बार बार इशारा करने पर भी बिल्ली टस से मस न हुई। परिणाम यह हुआ कि राजकुमारी हार गई। अब राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। तब रानी बोली कि विवाह तो शर्त पूरा होते ही हो गया था, और रहा फेरे पड़ने की रस्मों का तो वह घर चलकर ले लिया जाएगा, वहीं धूमधाम से शादी भी हो जाएगी। राजकुमारी चौबाला मान गई। फिर पुरुष वेशधारी रानी ने कहा कि एक बात और, यहाँ से जाने से पहले उन सभी लोगों को जिन्हें तुमने जेल में डाला है उन्हें छोड़ दो, लेकिन उससे पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदियों को सामने लाया गया। हर एक कैदी की नाक छेदकर उसे कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी थी। सबके गले में चमड़े की जेबें पड़ी थी और इसी जेब में उनके खाने के लिए खली रखी जाती थी। हर एक कैदी के जेब पर उसका नाम भी लिखा था। इन्हीं कैदियों के बीच राजा भी था। जब रानी ने राजा की यह दशा देखी तो उसका जी भर आया, पर उसने अपने मन के भाव को छुपा लिया। सभी कैदियों के नाक से कौड़ियाँ निकाली गई, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाकर भोजन कराया गया, फिर उन्हें छुट्टी दे दी गई। राजा ने भी राजकुमार की जय बोलकर अपने राज्य की राह पकड़ी। दूसरे दिन रानी राजकुमारी चौबाला को विदा कराकर हाथी घोड़े धान दहेज के साथ अपने राज्य की ओर चल पड़ी। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे चौबाला की पालकी आ रही थी। कुछ ही दिनों में वह अपने राज्य आ पहुंची और राज्य के बाहर ही अपने मकान में ठहर गई। उधर जब राजा भी लौट कर आया तो देखते क्या है कि रानी के मकान के आसपास दवाखाना, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। यह देखकर राजा अचंभे में पड़ गए। सोचने लगे कि रानी को तो मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था, तो उसने यह लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। पैसे का मूल्य राजा की नज़रों में अभी तक वैसा ही बना हुआ था। संध्या के समय उसने रानी को महल बुलवाया और पूछा कि कहो रानी, अब तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा। रानी ने कुछ नहीं बोला। चुपचाप उसने राजा के नाक की कौड़ी, जेब, हकनी और खली का टुकड़ा राजा के सामने रख दिया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। सोचने लगे कि ये चीज़ें इसे कहाँ मिली। इतने में ही रानी ने राजकुमारी चौबाला को बुलवाकर सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंख खुली। वह समझ गए कि चौबाला की कैद से छुड़ाने वाला कोई राजकुमार नहीं, उसकी अपनी बुद्धिमती रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर सर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगे, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैंने पैसे को ही सब कुछ समझा, पर आज मेरी समझ में आ गया कि बुद्धि के आगे पैसे का कोई महत्व नहीं है। फिर शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमारी चौबाला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से कर दिया गया। दोनों रानियां हिल मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगी।